मैं उसको एंजॉय करता था। भले कुछ लोग कुछ और सोचे ये क्या कर रहा पागलपन है, ये क्या कर रहा दौड़ रहा है मार्केट में, मेरे साथ कुछ होने वाला है। ये मुझे पहले से एहसास हुआ था। लेकिन होगा कुछ जल्दी, नहीं करेंगे तो कुछ जरूर, शायद इसीलिए सक्सेस रेट अच्छा है। कह सकते हैं। मैं बिहार हूँ का अगला क्या प्रोजेक्ट सोच रहे हैं आप? बोलेगा अच्छा वो जो चीज है ना वो थोड़ा दाएं होता, ये जो है ना ये इसको यहाँ क्यों लगाए भाई, उधर लगा देते। नमस्कार। एक ऐसा शख्स जो फिल्म पर्दे पर आने से पहले देख लेता है, वो ना कलाकार है ना स्पॉट बॉय है, लेकिन वो एक ऐसा शख्स है जो फिल्म को कागज पर उकेरते हुए ही देख लेता है, वो होता है डायरेक्टर। नमस्कार, मेरा नाम रितेश ठाकुर है। मैं बिहार हूँ में बिहार की बात के साथ आज आपसे फिर से जुड़ रहा हूँ। और आज मेरे साथ जो हैं वो जितनी भी चीज़ें मैं बिहार हूँ के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको हमने अब तक पिछले कई सालों से दिखाया है, उसके पीछे खड़े रहने वाले व्यक्तित्व, डायरेक्टर, दिशा निर्देश देते हुए श्री आलोक कुमार। स्वागत है आलोक जी। नमस्कार रितेश जी। जब मैं कहता हूँ कि पहले ही देख लेता है, इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में पहले ही सभी सारी चीजें, सभी छवि बन जाती है। कितना आप सहमत करते हैं मेरे बात से? देखिए, कोई भी काम करिए, फिल्म हो या समाज के क्षेत्र में यदि कोई काम कीजिए या कुछ नया काम कीजिए, तो पहले आप अपने दिमाग में ये डिजाइन कीजिए कि आप क्या करने वाले हैं और कैसे करेंगे। क्योंकि आप सोचेंगे कि हम आज 3 महला मकान बनाएंगे और आपके पास मटेरियल नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो ये सारा चीज़ आपको सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ से उसका जुटान करें और कैसे हम वर्कआउट करें। ये जानना जरूरी है कि कोई भी काम करने के पहले हमें एक ग्राफ बनाना पड़ता है कि हम काम करें तो करें कैसे। ऐसा नहीं हो कि 10 कदम बढ़ें और 11वें कदम में वो काम बंद हो जाए। तो मैं ऐसे काम नहीं करता हूं। मैं पहले सोचता हूं कि मुझे करना क्या है और मैं उसको बाकायदा डिजाइन करता हूं। 14 साल की उम्र में आलोक कुमार रंगमंच से जुड़ जाते हैं। 1988 आते आते इप्टा जैसी संस्था से जुड़े हैं। कैसे 14 साल की उम्र में आपको लगा कि आपको ये करना है? मैं थिएटर देखता था, मैं लोग नाटक करते थे, हमसे जो सीनियर लोग थे नाटक करते थे, तो कभी कभी मैं देखा कि यहाँ इलेक्शन वगैरह होते थे। इलेक्शन में कुछ लोग रोड पर नाटक करते थे, तो लोग कहते थे ये प्रचार हो रहा है। तो एक हमारे कलाकार थे चास बोकारो से, वो यहाँ के रहने वाले थे, यहाँ कोई घर था उनका नाम था बिक्की जी। वो आए थे मुझे लगता है शुरुआती दौर में, और उन्होंने कहा कि आप नाटक कीजिए तो नुक्कड़ नाटक कीजिए, क्योंकि उसमें पैसे कम लगते हैं, संसाधन की कोई जरूरत नहीं, प्रॉफ्स का केवल आवश्यकता है, और 5-6 लड़के यदि मिल गए आप लोग तो वर्कशॉप करके एक नाटक कर सकते हैं। तो मैं शुरुआती दौर में नुक्कड़ नाटक से ही अपनी जो कहानी है नाटक की, वो मैंने नुक्कड़ नाटक से शुरुआत की थी और बड़ा मज़ा आता था। मज़ा मतलब मैं उसको एंजॉय करता था। भले कुछ लोग कुछ और सोचे ये क्या कर रहा पागलपन है, ये क्या कर रहा दौड़ रहा है मार्केट में, नुक्कड़ नाटक कर रहा है। कोई चिल्लाता भी था, मेरा नाम निकनेम था बुच्चू, तो कोई कहता चिल्ला के बोलता था रे बुच्चुआ। तो मैं उसको एंजॉय करता था और लड़कों को जुटाया, यंग जो ग्रुप थे उनको जुटाया उस समय। तो एक टीम बनाई थी हम लोगों ने, उसमें भूमिका नाम की संस्था थी, अरुण सिंह थे उस समय, उनके साथ हम लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया। कुछ मेला वगैरह भी आयोजन कटिहार में हुआ था। तो उस दौर की बात है। मैं तो फिर वो जो वो लड़का था जिसको लोग बुच्चू बुला रहे थे, बाद में धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसको लोग कहने लगे कि आलोक कुमार है, रंगकर्मी, और मैं इसे जानता हूँ। ऐसा ही था। लोग पहले नाटक को कोई, मुझे लगता है कि उसको कोई बेहतर नहीं मानते थे। क्या करता है ये फालतू का, पढ़ाई लिखाई करो यार, ये नुक्कड़ नाटक करते हो, क्या करते हो नहीं करते हो। समाज के लोग भी इसको बहुत अच्छी निगाह से, उस समय मुझे लगता है ये 88, 89, 90 की बात होगी, कोई इसको अच्छा ढंग से इसको नहीं समझते थे, बोलते हैं ये साला नौटंकीबाज है, मैं नौटंकीबाज है लोग। तो ठीक है, नौटंकीबाजी थे हम लोग।
हाँ, मगर बाद में लगा कि कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते थे, ऐसा नहीं था कि सभी लोग ही बुरा करते थे, कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते थे, हाँ ये एक्टिंग बढ़िया करता है, चलो ठीक है। तो ऐसे ही चलता था। वह होता है ना कि रोज आपको गाली पड़ रही हो, तो गाली देते देते वो भी थक गए। तो फिर आप सरकारी क्षेत्र में आ गए, आप रेलवे से जुड़ गए, लेकिन ये आपका जर्नी कंटिन्यू रहा फिर भी? हाँ, रेलवे में भी कंटिन्यू रहा जर्नी। 94 में मेरी नौकरी हुई, तो उस समय भी मैंने नाटक छोड़ा नहीं, मैं मंची नाटक भी करता था। कुछ रेलवे के साथी थे जो हम लोग हिंदी सप्ताह उस समय रेलवे का होता था, तो उस समय हम लोग नाटक करते थे, नाटक प्रतियोगिता में भाग लेते थे, जोनल और डिविजनल लेवल पे नाटक होते थे, उसमें जाता था, कुछ पुरस्कार भी जीतते थे हम लोग। बड़ा अच्छा लगता था कि चलो फेस्टिवल में गए, अखिल भारतीय लघु नाट्य प्रतियोगिता में भाग लेते थे, उसमें भी जाते थे, वहाँ भी भाग लेते थे, अच्छा लगता था। तो होता है क्या कि इस तरह के जो नाटक नौटंकी वाले कार्यक्रम होते हैं रेलवे की नज़र में, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है कि अच्छा चलो भाई ये नाटक कर लो। तो कोई हिंदी सप्ताह का प्रोग्राम हुआ तो नाटक कर लिया, कोई अवेयरनेस का, विजिलेंस अवेयरनेस का प्रोग्राम हुआ तो लोग याद करते थे। तो इस तरह से रेलवे में भी जर्नी था, तो रेलवे में भी हम लोग करते थे, और इंडिविजुअल भी मैं कुछ ग्रुप से जुड़ा हुआ था, तो ये चलता रहता था हमेशा। आपको कई सारे पुरस्कार मिले इस क्षेत्र में, रंगकर्मी के क्षेत्र में। आप एज ए रंगकर्मी बहुत जगह बुलाए गए। एक सम्मान जो यूथ फेस्टिवल में आपको 2006 में नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया, वो किस लिए आपको मिला, क्या है उसकी कहानी? एक नाटक थी खुदा हाफिज, मतलब खुदा हाफिज बोल के एक स्क्रिप्ट था समरेश बसु जी का, और ये कहानी थी, उसका नाट्य रूपांतरण हम लोगों ने ही किया था। और बंगला में लिखा हुआ एक कहानी है, बाद में इसका हिंदी रूपांतरण भी हुआ है। तो हम लोगों ने उस प्ले को, हमारे बीच गौरी शंकर बनर्जी थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, एक तरह से कहा जाए तो वो मेरे गुरु थे, जनक अगर कहा इस क्षेत्र में कहा जाए। हाँ, वो उन्होंने मुझे नाटक का ग्रामर सिखाया। एक तरह से नाटक तो मैं करता था, मगर नाटक का ग्रामर जो मुझे सिखाया वो गौरी शंकर बनर्जी थे। तो उन्होंने, जैसे आज बच्चे आपको नहीं मिलेंगे कहीं नाटक करते हुए गीत गाते या संगीत गाते, आज रोड पर लोग मिलेंगे आपको, चाय की दुकान में मिलेंगे, मगर हम लोग उस समय ना वहाँ पर रेलवे का एक प्रेक्षागृह था, तो हम लोग का रूटीन था कि शाम 6 बजे से 8 बजे तक, 7:30 से 8 बजे तक हम लोग रिहर्सल करते थे, और गौरी शंकर बनर्जी के नेतृत्व में हम लोग करते थे। वो ऑफिस करके वो पहुंच जाते थे रेलवे प्रेक्षागृह में, और बाद में हम लोग पहुंचते थे वहाँ। उस समय तो नौकरी नहीं करते नहीं थे, मगर उस समय हम लोग उनसे ज़्यादा सीखते थे नाटक। तो शायद इसी वजह से आपने भी सोचा कुछ साल पहले कि इस सोशल मीडिया का ही सहारा लिया जाए अपनी कला को जीवित रखने के लिए और लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए। नहीं, देखिए ऐसा है ना, ये जो नाटक का कीड़ा है ना, ये नाटक का कीड़ा आपको जब तक आप जिंदा है तब तक आपको काटता रहेगा। हाँ, एक्चुअली था क्या कि मैं किसी एक संगठन में था, और मैंने संगठन छोड़ दी। ठीक है। बहुत सारे अंदरूनी कारण थे जिसके कारण मैं संगठन छोड़ दिया। हाँ, मुझे लगा कि आप संगठन से अलग होकर भी काम कर सकते हैं, और लोगों को मिलाकर काम कर सकते हैं। संगठन में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना, आप किसी भी बड़े संगठन देखिए, ये पद का बड़ा प्रॉब्लम है। सच बात। आप सेक्रेटरी बन जाइए, आप प्रेसिडेंट बन जाइए, ये लोगों का बड़ा ये, अरे नाटक करने वाला ग्रुप है, इसमें सेक्रेटरी और अध्यक्ष का क्या काम भाई? आप नेता थोड़ी बन रहे हैं, आप रंगकर्मी खोजिए ना। आपके पास रंगकर्मी नहीं है, आप संगठनकर्ता से चला रहे। संगठनकर्ता से नाटक नहीं होता है। रंगकर्मी नए लड़के चाहिए, आपको नए लड़कों के साथ काम करना पड़ेगा, हमेशा नया लड़का चाहिए। दरअसल होता क्या है ना, नाटक में या नाटक करने वाले लोग आज के ज़माने में अभी भी मैंने देखा, जो ऑब्जर्व किया, 3 तरह के लोग हैं। एक आएंगे जो आपके साथ में टाइम पास वाले लोग हैं, जो आएंगे थोड़ा देर करेंगे, नाटक उटक करेंगे, 1-2 किया, और फिर देखिएगा तीसरे दिन वो भाग जाएंगे। एक नाटक करेंगे आपके साथ में, और उनकी इच्छा होती है कि हम फिल्मों में काम करें, सीरियल में काम करें, वेब सीरीज में काम करें, तो उसको कहते हैं फिल्मोनिया वाले लोग। अच्छा। हाँ, ये फिल्मोनिया वाले लोग आते हैं जो आपके साथ नाटक करेंगे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, फिर मुंबई और दिल्ली में भाग जाएंगे। वहाँ तलाश करेंगे रोजगार की, मतलब इस क्षेत्र में अपना कुछ जुगाड़ करेंगे कि हम कहीं हीरो बन जाए, शाहरुख खान बन जाए, कुछ मनोज वाजपेयी बन जाए। तो इस तरह का एक तो ये है। और तीसरा क्या होता है ना,
वो नाटक के प्रति वो प्रतिबद्ध होता है। वो कहीं भी रहेगा ना तो नाटक करेगा, नाटक की बात सोचेगा, नाटक ही खाएगा कि नाटक ही पिएगा। तो वो प्रतिबद्ध जो लोग होते हैं ना उसकी संख्या काफी कम है, बहुत कम। हम कह सकते हैं कि 1-2% है। और जिसकी बदौलत नाटक हो रहा है, आज जो नाटक हो रहा है जिस उसी की बदौलत हो रहा है। दरअसल आजकल नाटक क्या हो गया है, नाटक का हाईजैक हो गया है एक तरह से कहिए तो। नाटक को हाईजैक लोगों ने कर लिया। सरकारी कार्यक्रमों में अब नाटक करेंगे तो आपको पैसा मिलता है 350, 500, 700, 800। तो अब उनको आदत लग गया कुछ लड़कों को कि पैसा मिलेगा। भैया जब पैसा मिलेगा, सरकार पैसा दे रही है, तो आप बिना पैसा का क्यों काम करेंगे? सही बात। वो नाटक करेगा, भैया कुछ पैसा मिलेगा तो नाटक करेंगे। तो नाटक की शुरुआत ऐसा है कि नाटक के लिए रिहर्सल की जरूरत होती है। नाटक के लिए स्क्रिप्ट लिखा है, स्क्रिप्ट प्ले कर दें, दहेज प्रथा पर कर दें, कुछ भी कोई टॉपिक दे दिया, स्वास्थ्य विभाग पर कोई टॉपिक दे दिया, तो मंडली बना बना के घूम रहे हैं, तो पैसा मिल रहा है। तो जब तक पैसा मिल रहा है तब तक काम कर रहे हैं। जब पैसा नहीं मिला तो काम छोड़ दिया। तो अब क्या हुआ ना, नाटक का स्तर भी गिर गया है। अब किसी को भी उठाकर नुक्कड़ नाटक, तो काम छोड़ दिया। तो अब क्या हुआ ना, नाटक का स्तर भी गिर गया है। अब किसी को भी उठाकर नुक्कड़ नाटक में डाल देते हैं, भैया तुमको ऐसे करना है। 5-7 मिनट में नाटक उसको सिखा दिया और 5-7 मिनट में नाटक सीख करके वो नाटक कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि नाटक थोड़ा ही ऐसे होता है? क्या क्वालिटी होगा उसका? हाथ में माइक लेकर के नाटक कर रहे हैं, हाथ में लिया माइक, डायलॉग थ्रू कर रहे हैं, तो नाटक उसको नाटक नहीं करते। हम नहीं मानते नाटक ऐसा। क्योंकि वो जो नाटक का वो दौर होता था, स्टेज पे पीछे से प्रॉम्प्ट करे कोई, फिर वो लाउड थोड़ा होना है। अब नाटक का अब बहुत सारा चेंजेस आ गए हैं। अब मॉडर्न नाटक हो रहे हैं, संगीतमय नाटक हो गया, पूरा म्यूजिक प्ले होता है आजकल। तो नाटक तो अभी बहुत सारा चेंज आया है। अभी मैंने भी बहुत दिनों से नाटक देखा ही नहीं है। तो जब नाटक होते थे तो डायरेक्टर जो होता था वो भी उस समय भी पर्दे के पीछे होता था, प्रॉम्प्ट कर रहा होता था। और जो अभी मॉडर्न टाइम में जो फिल्में आप जिसमें अब आए हैं, जहाँ पे आप सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग फिल्में ला रहे हैं, मैं बिहार हूँ के माध्यम से, अभी भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम कैमरे के पीछे होते हैं। दोनों में कितना फर्क है या कितना समानता है? फिल्म में बना रहा हूँ क्योंकि कोई उपाय नहीं है, नाटक का कीड़ा काट रहा है। तो कुछ नाटक नहीं कर सकते हैं, बताया नहीं, नाटक करने वालों की संख्या कम हो गई, फिल्म करने वालों की संख्या ज्यादा हो गई। तो आप फिल्म के बारे में बात करेंगे तो ज्यादा लोग मिलेंगे आपसे, नाटक करने की बात करेंगे तो 2-3 आदमी मिलते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो मगर ले देकर काम एक ही है एक तरह से कहिए, पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे हो। आपको तो जो एक्टर है उसको तो आपको ट्रेंड करना ही पड़ेगा ना। और सबसे बड़ी बात है कि नाटक में तो रिटेक नहीं होता है। एक बार कलाकार घुस गया तो नाटक में वो हीरो है, डायरेक्टर कुछ नहीं है। मगर फिल्म में ना डायरेक्टर ही हीरो होता है, वही हीरो, क्योंकि वो चाहेगा कि भैया ये सीन ठीक नहीं है, इसको हटाओ, फिर से एक्टिंग करो, फिर ये करो। तो अभी रिटेक्स तो ले सकते हैं, मगर नाटक में स्कोप नहीं है रिटेक का। नाटक में अभिनेता ही हीरो होता है। और ये फिल्म और ये सब जो यूट्यूब पर बनते हैं ना, उसमें डायरेक्टर हीरो होता है। तो ये जर्नी जो आप शुरू किए, इसमें आपको मजा आ रहा है या नाटक से कम मजा आ रहा है? नहीं, मैं एंजॉय करता हूँ। देखिए, समय के साथ समय का उपयोग कीजिए। नाटक हो, फिल्म हो, जो भी है, उसका प्रॉपर उपयोग कीजिए। क्योंकि आप जब पूरे फील्ड में जब एक्टिव हैं और एकाएक आप अपने आप को शट डाउन कर देते हैं, तो फिर आपके लिए समस्याएं हैं। फिर आप जीरो में चलाएंगे। मतलब आपको प्रॉब्लम होगा, मानसिक रूप से भी आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि आप कल तक नाटक कर रहे थे, 10 लोगों के बीच रहते थे, और एकाएक यदि आप अकेले हो जाएंगे ना, तो फिर आपको समस्या होगी, बहुत समस्या होगी। क्योंकि आप को कीड़ा काटेगा, वो नाटक का कीड़ा काटता है। तो फिर आप सोचेंगे कि आखिर हम इस कीड़ा को कैसे दूर करें। तो ये सब है। मगर देखिए, नाटक करने वाला बैठ नहीं सकता है। बैठेगा तो फिर वो कहानी खत्म हो जाएगी। मैं गौरीता के बारे में बता रहा हूँ। गौरी शंकर बनर्जी हम लोग साथ नाटक करते थे, और जहाँ वो रहते थे ना, वहाँ नाटक का कोई स्कोप नहीं था।
मुझसे गाए बगाए उनकी बातें होती थी फ़ोन पर। हमको कहते थे वो, आप लोग नाटक नहीं करोगे, नाटक हम आएंगे तो नाटक करवाओ। एक्चुअली मैं टीम वगैरह सब छोड़ दिया था। तो उनका बार बार एक था कि मैं कटिहार आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नाटक हो। तो मैं उनको कहता भैया मैं भी टीम छोड़ दिया हूँ, अब मैं नाटक नहीं करता हूँ। तो हमको लगता है कि उनको एक कोरोना काल में ना थोड़ा सा वो सब भी प्रॉब्लम था कि नाटक नहीं हो रहा है, या मानसिक रूप से वो कह सकते हैं कि वो अकेले हो गए, अकेले पड़ गए। आपको याद होगा कि हम लोग कोरोना काल में कितना एंजॉय किए, बहुत मैं स्कूटी लेके कैमरा लेके कितना घूमते थे। और उसी दौरान हम लोगों ने मैं कटिहार हूँ का गठन किया था, मैं कटिहार हूँ का एक पेज बनाया था। और 100 किलोमीटर तो रोज ही घूमते थे, रोज स्कूटी लेकर बाइक लेके हम लोग घूमते थे कटिहार का कोना कोना। तो कोरोना पूरे शहर में फैला हुआ था। कभी आपने फील किया एक बार भी नहीं कि कोरोना क्या चीज है? नहीं, बिल्कुल। लोग डरे हुए थे, लोग सहमे हुए थे। हमारे और आपके घर के परिवार के लोग भी कहते थे कि बाहर मत जाओ, मगर हम लोग निकलते थे, गली गली निकलते थे। वो पुलिस वाले को देखते थे तो उधर से कट हो जाते थे। वो समय याद है उस समय उसको हम लोगों ने एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया? तो भैया मेरा कहना है कि आप एंजॉय कीजिए, लाइफ है उसी के लिए आप एंजॉय कीजिए। जितना दिन जिंदा है उसको एंजॉय कीजिए, भरपूर एंजॉय कीजिए। अब मैं एंजॉय करता हूँ, यही मेरा पैशन है, मैं यही करता हूँ। नौकरी भी करता हूँ, ये भी करता रहता हूँ। जो बात कर रहे हैं आलोक जी, 2020 का वो दौर था जब कोरोना ने हिट किया था इंडिया को। मार्च महीने में 22 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया गया, और पहला लॉकडाउन वरदान की तरह आया हमारी टीम के लिए, क्योंकि उसी लॉकडाउन के दरमियान आलोक जी ने एक दिन इस चौक पे मुझसे पूछा कि क्या करते हैं आप, क्या इंटरेस्ट है, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। हमने बात की, हमने हाँ करते हैं, रिसर्च करते हैं। तब कटिहार को लेके सिर्फ एक एपिसोड बनाने का सोचा, सिंगल एपिसोड, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो कटिहार पे होगा। हमने पहला एपिसोड बनाया, प्रीमियर किया हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। इतना लोग पसंद किए, लोगों को लगा कि डिस्कवरी के टाइप का कोई एक डॉक्यूमेंट्री बनाया। इतना साहस आया कि दूसरा एपिसोड ले आए, गांधी की यात्रा, फिर ध्रुव कुंडू की शहादत, फिल्म बनाए थे, फिल्म बनने लगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री से डॉक्यू ड्रामा मोड में आ गए, आधी डॉक्यूमेंट्री आधा एक्टिंग, धीरे धीरे फिल्म। फिर एक फिल्म बनाई आपने उसी सब्जेक्ट को लेकर जिसपे आप नाटक कर रहे थे। हाँ, वो राम हाफिज, रोनित रंजन थे उसके कैरेक्टर। और मुझे याद है कि बालश्री किलकारी बाल भवन की तरफ से एक बालश्री सम्मान का आयोजन हुआ था पटना में, और मुझे इस इलाका का ना कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। अच्छा। तो वो रोनित भी थे उस ग्रुप में। हाँ, साइंस एग्जीबिशन में उन्होंने भाग लिया था और उन्हें पुरस्कार भी मिला था। मुझे याद नहीं, बाद में वो हमारी मुलाकात हुई थी रोनित से। वो लड़का बीटेक किया था, वो जयपुर से, बाद में वो पुणे फिल्म संस्थान से डीओपी का कोर्स भी किया। तो कटिहार आया था, तो उसी के नेतृत्व में हम लोगों ने, मैंने एक तरह से कहा जाए तो बेहतर फिल्म, उसका नाम था राम हाफिज। बिल्कुल, राम हाफिज फिल्म थी। तो वो हम लोगों ने बनाया था। ये वही कहानी थी समरेश बसु की कहानी थी वो। और वो आदाब जो कहते हैं ना, आदाब भी उसका टाइटल, कुछ लोग आदाब रखे थे, कुछ लोग खुदा हाफिज रखे थे। तो हम लोगों ने फिल्म जो बनाई उसमें राम हाफिज उसका टाइटल रखा था। और मुख्य भूमिका में आलोक जी थे और आप भी थे। तो बस ये दो मुख्य किरदार थे, आसपास कई और किरदार थे, लेकिन एक 15-20 मिनट की ये मूवी और कम से कम 22 अवार्ड्स आलोक जी के और पूरे टीम के झोली में गिरे। तो वहां लगा कि कुछ अच्छा हो गया फिल्म के क्षेत्र में। हाँ, कुछ अच्छा हो गया। और फिर आपके दिमाग में आया कि छठ वाला जो एक फिल्म छठ माटी बुलाती है, इसके बारे में 3 साल से आप लगातार चर्चा कर रहे थे कि इस साल बनाएंगे, इस साल बनाएंगे। कब आपको लगा कि नहीं अब बना लेना चाहिए? एक्चुअली मैं छठ पर ना एक सोच रहा था कि छठ पर बिहार की जो एक वीडियो बनाने की आप सोच रहे थे। वीडियो पर्व है तो कुछ गायकों से ही बात किया कि भैया एक इस पर कुछ बढ़िया गीत लिखा। हाँ, कुछ किया जाए छठ पर लोग बहुत बनाते हैं, बहुत वायरल होता है। तो यहाँ के स्थानीय गायिका है प्रीति मिश्रा, उन्होंने एक गीत मुझे सुनाया कि ये एक गीत है, आपको कैसा लगता है यदि इसको
छठ पर बनाया जाए। तो हमने कहा ठीक है, बाद में सुनते हैं। फिर मेरे दिमाग में, मैं एक दिन ट्रेन में यात्रा कर रहा था और गाड़ी में काफी भीड़ थी, मुझे याद है। और मैंने देखा कि उसमें टिकट दलाल कैसे लोगों को ठग ठग कर टिकट दे रहे थे। सब टिकट, डिफरेंट डेस्टिनेशन का टिकट उनको थमा रहे हैं, पैसा मुंह मांगा पैसा ले रहे हैं। मैंने बुरी तरह, वो जो पैसेंजर प्रताड़ित था एक तरह। और केवल, अब समझिए, हायर क्लास की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जो AC2 AC3 की क्लास की बात, स्लीपर की बात नहीं कर रहा हूँ। और वो जो पब्लिक थी या जो पैसेंजर यात्रा कर रहे थे, पढ़े लिखे पब्लिक थे और उनको ठग रहे थे। तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा करते हैं, ये तो टॉपिक बड़ा अच्छा है छठ पर, और छठ में तो गाड़ी में बहुत भीड़ होती है। तो मैंने लिखना शुरू किया। उस दौरान मैंने जो फिल्म और नाटक के जो हमारे मित्र लोग हैं, मैंने उनसे बात की। तो वो बताया है कि हाँ, टॉपिक तो ठीक है, थोड़ा सा और इसको रिराइट करने की आवश्यकता है। फिर हम लोगों ने आगे बढ़े, हम लोग इसको लेकर के, फिर मैंने प्रीति मिश्रा से ही बात किया। तो वो एग्री हो गई कि हाँ, इस गाने में आपका सूट होगा, आपके गाने का। फिर रिकॉर्डिंग वगैरह हुआ और फिल्म में पहले 32 या 34 मिनट की थी। उसको बिहार @ 1325 किलोमीटर इस फिल्म का नाम रखा था। और बाद में जब हमने देखा कि शॉर्ट फिल्म काफी लंबी जा रही है, काफी लंबी है और उसने 25 मिनट मांग रहा है, फिर से उसको एडिट किया और उसका नाम बदला, हम लोगों ने टाइटल बदला, छठ माटी बुलाती है। वैसे YouTube पर आपको दोनों वर्जन मिलेगा, बड़ा वाला भी और छोटा वाला भी। वो 34 मिनट का भी वर्जन है और 21 मिनट का भी वर्जन है। एक वर्जन है बिहार @ 1325 किलोमीटर, आप YouTube पे मारेंगे पूरी फिल्म दिखाई देगी। छठ माटी बुलाती है तो फिर वो 21 मिनट की फिल्म देगी। तो इस फिल्म को भी काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं। अभी हाल ही में इसका स्क्रीनिंग हुआ है, वो क्या कहते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल में, फ्रांस में। तो है, चल रहा है। दिखा दिया गया, फिल्म काफ़ी है, चलो इसी में सेटिस्फेक्शन मिलता है। आलोक कुमार को लोग रंगकर्मी के रूप में जाने, फिल्म अभिनेता या डायरेक्टर के रूप में जाने, या एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरह जाने, क्या लगता है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रेलवे में काम करता हूँ और काम से जब समय मिलता है तो मैं थोड़ा इधर क्रिएटिव वर्क भी करता हूँ। अच्छा लगता है। क्रिएटिव वर्क नहीं करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा आपको। कुछ लोग होता है कि थोड़ा कमा लिए, थोड़ा खा लिए, थोड़ा घूम लिए और घर आके सो गए। तो हमारे जैसे लोग खा लिए कमा लिए वाले लोग नहीं है। हम लोग कुछ करेंगे, कुछ तो खुरापात करेंगे, कुछ नया करेंगे और उसमें विश्वास करते हैं और उसमें एक्टिव रहते हैं ना, तो अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। अब घर आए, ऑफिस से खा के सो गए, फिर उठे, फिर नाश्ता किए और फिर टीवी देखने लगे, या वो उसमें मजा नहीं आता। कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो उस लिखने और पढ़ने में कुछ नयापन लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अपने अंदर से फीलिंग होती है। कुछ क्रिएटिव वर्क करेंगे, कुछ लड़कों को रखेंगे साथ में, कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। अभी बिहार सरकार ने एड भी देना शुरू किया है कि जो बिहार में फिल्म बनाएंगे उनको 70% तक वो बिहार सरकार जो आपके लागत में सब्सिडी देगी, पैसा मैंने प्रमोट कर देगी। तो ये है, अभी उसको देखना है किस तरह से बिहार सरकार करने वाली है। अभी तो जस्ट लॉन्च हुआ है ये जो फिल्म का जो एक पॉलिसी है बिहार में लॉन्च हुआ है। आगे मालूम नहीं आगे क्या होगा, मगर उसको देखते हैं कैसे क्या आता है। तो आप ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि मैं आलोक जी को देखता हूं कि आलोक जी प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं, फिल्में डिज़ाइन करते हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्री डिज़ाइन करते हैं। इसी जगह पे हम लोगों ने बैठकर घंटों बात की है एक प्रोजेक्ट्स पे, फिजूल की बातों से शुरू करते हुए एक सॉलिड बातों तक पहुंचे। लेकिन हाल में मैंने देखा कि आलोक जी स्टेज भी डिज़ाइन कर लेते हैं, और अभी रेलवे मेला हुआ तो आपके दिमाग में स्टेज भी डिज़ाइन चल रहा था, और फिर आप
के ही सहयोगी लोग आए और आपके एकदम जो आपने सोचा उन्होंने वो कर दिखाया, ये सब कैसे होता है, आप कैसे करते हैं? स्टेज डिजाइन मैं नहीं किया, मेरे दिमाग में था कि स्टेज ऐसा बनना चाहिए। तो हमारे मित्र हैं कैलाश जीवानी, जो बड़े बड़े स्टेज डिज़ाइन करते हैं। अब बिहार में उन्होंने बौद्ध महोत्सव में काम किया है, अभी गया महोत्सव में भी थे वो, दिल्ली में नेशनल संगीत नाटक अकादमी का है, ICCR का है, ये सारा स्टेज वो डिज़ाइन करते हैं। तो जब यहाँ बात हुई रेल मेला की, तो मैं सोचा कि कटिहार जैसे जगहों पर एक सिंपल स्टेज बना के फ़ायदा क्या, पीछे LED लगा दो, 2 स्क्रीन लगा दो, ब्लैक कर्टन डाल दो, तो इसी तरह का स्टेज बनता है। मैंने बोला नहीं ऐसा स्टेज मुझे नहीं चाहिए, कुछ नयापन चाहिए, कुछ नया हो, कटिहार के पब्लिक को लगे कि हाँ ये लोग कुछ नया कर रहे हैं। तो उन्होंने 2-3 प्लान हमको दिए कि आप इस तरह से कीजिए, इस तरह से कीजिए, इस तरह से कीजिए। तो मैंने कहा भैया देखो ऐसा है कि इस तरह से करने के लिए तो यहाँ के लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इस तरह से काम हुआ नहीं कभी, तो इसमें आपको आना पड़ेगा। अच्छा। उन्होंने डिजाइन भेजा, मैंने अपने सीनियर को दिखाया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा है, मगर कैसे होगा। फिर हम लोगों ने उनसे बात की भाई कैसे कर सकते हैं। तो अब वो लोग जो स्टेज पर काम करते हैं वो 15-20 लाख में स्टेज बनता है। तो एक्चुअली मित्र थे, मैंने उनसे निवेदन किया, तो बोले कि पैसा मत देना भाई, जो देना दे देना, बढ़िया से खिला पिला देना, आ जाएंगे, और जो देना हम ले लेंगे। ठीक है। तो काफी नॉमिनल कॉस्ट में कैलाश की टीम, पूरी टीम आई कटिहार और उसको बनाया। और देखिए रेल मेला के नेक्स्ट डे रात में ही, फर्स्ट डे के रात में ही, 3 दिन का था, स्टेज ध्वस्त हो गया, खराब मौसम के कारण, खराब मौसम हो गया। हम लोग सोचे कि अब कैसे होगा। बाय द वे उनका टिकट उसी दिन बना हुआ था फिर जाने का, फिर टिकट उनका कैंसिल किया हम लोगों ने। और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहना शुरू किया आपके थोड़ा ही प्रोग्राम, आप थोड़ी खड़ा कर पाएंगे स्टेज, इतना बड़ा स्टेज कहाँ से खड़ा कर पाएंगे। और क्योंकि नेक्स्ट डे 3 दिवसीय प्रोग्राम था ये। मैंने उनसे बात की भैया आप क्या करें, कैसे करें। उन्होंने कहा अरे परेशान मत हो, हम खड़ा कर देंगे, कैसा क्या चीज है, सब होता है। अरे आप उस 50 किलोमीटर के आंधी तूफान में तो पेड़ वगैरह गिर गया, तो आपका स्टेज तो छोटा ही था, ओपन स्टेज था, हाँ कोई बहुत बड़ा स्टेज तो था नहीं आपका। 3-4 घंटे में फिर एज इट इज उन्होंने खड़ा किया, बिल्कुल नए फ्रेम बनाए, नया फ्लैक्स निकाला और उसको नए तरीके से डिजाइन करके उन्होंने फिर खड़ा कर दिया। और जो जिन लोगों ने सुबह में देख कर गए थे कि वो पूरा मैदान धाराशायी हो गया था, उनको आश्चर्य हुआ था कि आखिर ये स्टेज खड़ा कैसे हो गया। और उस दिन का कार्यक्रम सबसे सुपरहिट हो गया, सबसे सुपरहिट हो गया। और मुझे लगता है 10-15 हजार लोग आए थे। तो जब इस तरह का आयोजन आपको, मेरे ख्याल से ये दूसरी या तीसरी बार होगा कटिहार में जब इस तरह का बहुत व्यापक आयोजन हुआ, और आप तो कई संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं, कई सारे संस्थाओं में आप सदस्य भी। मैं संस्थाओं से जुड़ा रहा, बस उसका मेंबर रहा हूँ। मैं उसमें कोई पद के उस पर मैंने सबको मना कर दिया, भैया मुझे पद में मत रखो, मुझे एक मेंबर बना कर रखो, मैं उसी में काम करूंगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे आप सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बना दीजिए, मैं बन के क्या करूंगा, मेरा उसमें क्या उपयोगिता क्या है। भाई हम कलाकार हैं, हम कलाकारिता की बात करेंगे, हम सेक्रेटरी और कैशियर पैसा जोड़ने के लिए थोड़े बैठे हुए हैं। हमको काम दे दो, क्या करना है, नाटक करना है, स्टेज डिजाइन करना है, कलाकारों को बुलाना है, जो करना है बता दो, वो कर देंगे हम। कटिहार में मैं बता दूं कि हरजोत कौर जब यहाँ जिला पदाधिकारी थी, उनके समय में एक 7 दिवसीय सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ था, कटिहार महोत्सव। उसमें शारदा सिन्हा जी भी आई थी यहाँ, और दिल्ली और कोलकाता की टीम आई थी, राजस्थान से टीम आई थी। और उसके बाद कोसी महोत्सव जो आप देख रहे हैं, जो आजकल सहरसा में हो रहा है, कोसी महोत्सव की शुरुआत कटिहार की धरती से हुई थी। अच्छा, कटिहार में ही हुआ था। और इसमें पूरे कटिहार के अलावा पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, ये सारे जिला के लोग, जिला के कलाकार इसमें भाग लिए थे। अच्छा। और प्रसिद्ध जो फिल्म अभिनेता है अंजन श्रीवास्तव, वागले की दुनिया, जी जी, वो उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया था। अच्छा। मैं चाहता हूं कि पॉलिटिकल लोगों से थोड़ा दूर रहूं, और पॉलिटिकल लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पॉलिटिकल लोग आएंगे तो फिर भाषण देंगे, और भाषण देंगे
तो आपके कलाकार परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, उनको समय की कमी होगी, क्योंकि पॉलिटिकल लोग बहुत ज्यादा लंबा भाषण देते हैं। कई बार मैंने देखा पिछले कुछ वर्षों में, मैं जब आपके साथ रहा हूँ, आपने अलग अलग मौकों पर जो सक्षम लोग हैं उनसे मांग की है आपने, एक कला भवन की, एक रंग भवन की। आपको लगता है कि पूरा होगा? देखिए, जो बिहार सरकार का जो प्रोजेक्ट है उसमें कला भवन नहीं निर्माण होता है कटिहार में। कला भवन जो इनका मैंने देखा है, कला भवन कमिश्नरी में बन सकता है। अच्छा। वैसे हम लोग कला भवन के लिए हम लोगों ने बात की थी जब यहाँ मिथिलेश मिश्रा डीएम थे, तो उन्होंने कहा था कि कला भवन बनेगा। मुझे लगता है जमीन का भी कुछ उसका चार्ट वगैरह बना था, पट चार्ट बना था, मगर मालूम नहीं क्या कारण है, क्योंकि ये हमारे लेवल का तो नहीं है। कला भवन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक मतलब हॉल ही बना देते, एक प्रेक्षागृह ही बना देते। बिल्कुल, क्योंकि टाउन हॉल जो कटिहार में है ना, वो नाटक का मंच नहीं है। वो या तो आप सरकारी कार्यक्रम कर सकते हैं, स्कूल के कार्यक्रम कर सकते हैं, बिल्कुल, या फिर राजनीतिक कार्यक्रम कर सकते हैं। नाटक करने का मंच नहीं है वो। मुझे याद है ये जो रेलवे का एक राला नाम इंस्टीट्यूट हुआ करता था, वो बढ़िया था, प्योर नाटक का मंच था। और बंगला थिएटर काफी हावी था वहाँ। अच्छा। बंगला जो बंगाली थिएटर आर्टिस्ट थे ना, उस समय बहुत एक्टिव थे वो लोग, बहुत अच्छा काम करते थे। फिर सीनियर इंस्टीट्यूट भी ना बहुत बढ़िया स्टेज था, मगर उसका मेंटेनेंस नहीं है ना, इसलिए वो गड़बड़ा गया। नहीं तो वो भी एक हॉल 300 लोगों के बैठने के लिए, 300 दर्शकों के लिए वो बेहतर था। वो भी अब जब तक रिनोवेट नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा। आप कई युवा लोगों को, जैसा कि आपने पहले कहा, जोड़ते हैं, आपके साथ युवा लोग काम करते हैं। कई युवा को आप बहुत कुछ सिखाते हैं, और कई युवाओं को मैंने खड़ा होते देखा है अपने पैरों पर। इस शॉर्ट टर्म में ही देखा है, और आप काफ़ी पहले से कर रहे हैं। जब आपके साथ जो युवा काम कर रहे हैं और फिर भविष्य में जब वो कुछ अच्छा करते हैं, कितना संतुष्टि मिलता है? देखिए, जो हमारे साथ काम किए हैं और वो यदि शिखर की ओर जाता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है कि आज वो, मुझे गर्व से कहना पड़ता है कि देखो वो लड़का मेरे साथ काम करता था, देखो वो लड़का मेरे साथ काम करता था। तो नेचुरली हम लोग कहते हैं, आपके साथ भी ऐसा होगा तो आप भी कहेंगे लोगों को, देखो वो लड़का ऐसे काम करता था। तो खुशी तो हो गई, बहुत खुशी होगी। और तकरीबन कितने लोग होंगे आपके, अगर अंदाज बनाया तो? मैंने तो 5-7 लोगों को देखा है, बहुत कम पीरियड of। बहुत सारे लोग हैं, अब हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे साथ जो काम करते थे, जो थिएटर में गाना गाते थे, सारे लोग सरकारी कल्चरल कोटा में हो गया, किसी का कोई मुंबई में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो अब नाम लेना उचित नहीं है, बहुत सारे लोगों का नाम है, इसमें नाम लेके फायदा नहीं है। और जब पुराने दोस्त आपके मिलते हैं, वो आपसे कैसे मिलते हैं? बुच्चू की तरह या आलोक कुमार की तरह? नहीं, मेरे पुराने दोस्त बुच्चू की तरह ही मिलते हैं, आलोक की तरह नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते हैं। और इसी में मजा है, इसी में बहुत मजा है। मुझे कोई पुकारता है ना बुच्चू पीछे से, तो मुझे लगता है कि देखिए वो अपना आदमी आ गया, आलोक तो बाद में नाम आया मेरा, आलोक कुमार। जब मैं पढ़ने लगा तो मेरा नाम आलोक हो गया। स्कूल में भी लोग मुझे बुच्चू ही कहते थे। स्कूल कहाँ से किया आपने? स्कूल मैंने गांधी उच्च विद्यालय कटिहार से किया, फिर डीएस कॉलेज में मैंने पढ़ाई की, और फिर पटना में भी कुछ दिन रहा। तो आपके पिता भी रेल कर्मी थे? हाँ, पिताजी रेलवे में थे, रिटायर किए पिताजी, रेलवे में ही थे। तो शुरुआत से आप रेलवे के आसपास ही रहे? हाँ, रेलवे के इर्द गिर्द ही घूमते रहे हमेशा। इसका कुछ असर भी पड़ा होगा आपके व्यक्तित्व पर जरूर? ऐसा कुछ नहीं है, रेल कर्मी हूँ, रेलवे में काम करता हूँ, और समय मिल जाए तो नाटक करता हूँ। तो लगता है कि नाटक अभी और होगा, बचा रहेगा? नाटक तो चल ही रहा है, नाटक अभी भी कर रहे हैं, अभी भी तो नाटक कर रहे हैं, अभी भी एक नाटक। हाँ, जिंदगी में नाटक है। रेल मेला हुआ, वो भी नाटक ही हुआ। सब नाटक कर रहे हैं हम लोग, सब कैरेक्टर है। तो आपने देखा होगा हम लोग के साथ में जो 25-30 लोग थे, उसमें मुश्किल से 15 लोग काम के थे, और 10 लोग
पीछे से खड़े रहते थे ताली भी आने वाले, तो वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, वो भी एक नाटक है। हाँ वो भी नाटक है। मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि कौन करेगा, कौन कर सकता है। हाँ। तो मेरा सबसे बड़ा चीज, मेरा ऑब्जर्वेशन पावर बहुत मजबूत है। मैं इस चीज को फील एग्री करता हूँ मैं कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। ये मुझे पहले से एहसास हो जाता है। ये मेरे अंदर में एक शक्ति है, मुझे एहसास होता है कि मुझसे मेरे साथ गलत होने वाला है। मैं इस चीज को फील करता हूँ, आज से नहीं, बहुत पहले से, और इसलिए मैं अलर्ट रहता हूँ। शायद इसीलिए सक्सेस रेट अच्छा है, कह सकते हैं, पहले से अंदाजा लग जाता। मैं मतलब सक्सेस रेट मतलब क्या, मैं तो आज सबको कहता हूँ, जो नए यूथ है मैं उनको भी कहता हूँ कि भैया ये काम करना है, सोच लो, करोगे 10 बार सोच लो, बिल्कुल नहीं करोगे बोलते हैं, बिल्कुल तो मत करो, बिल्कुल अधूरा मत छोड़ो, सही। करना है तो पूरा करेंगे। पहले सोच लो, डिजाइन कर लो, दिमाग में सेट करो कि ऐसे ऐसे करना है, और करना है तो करना है, बाय हुक एंड क्रूक। तो मैं जो काम करता हूँ वो पूरा करता हूँ, और नहीं करता हूँ तो फिर करता ही नहीं हूँ। मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा सक्सेस का यही कहानी है। मतलब जो शुरू किया है उसे अंजाम तक पहुंचा देना है, नहीं तो करना ही नहीं है, करना ही नहीं। बहुत लोग मुझे सलाह देते हैं, ये कर ले क्या, ये कीजिए ना। हम बोला ठीक है, बताइए ना कैसे करें। तो मुझे वो कहानी सुनाते हैं, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। फिर अगले दिन पूछते हैं क्या हाल चाल है, ठीक है, तो आप बोले थे ना वो काम करेंगे। हाँ क्या हुआ, हाँ देखते हैं। मैं देख लेता हूँ कि ये आदमी बस बात ही कर सकता है, काम नहीं कर सकता। तो ऐसे काम में मुझे विश्वास नहीं है। पहले डिजाइन कीजिए, काम स्टार्ट कीजिए, और आपको लगे तो काम की शुरुआत कर दीजिए, नहीं तो बेकार का समय बर्बाद मत कीजिए। मैं बिहार हूँ का अगला क्या प्रोजेक्ट सोच रहे हैं आप? अभी तो वही सोच रहा हूँ अभी। अच्छा, अभी थोड़ा सोचने इनिशियल स्टेज में है, सोच रहे हैं, लेकिन होगा कुछ जल्दी। नहीं करेंगे तो कुछ जरूर। कीड़ा है जो एकदम चल ही रहा है। हाँ वो आपको भी काट रहा है, मैं जान रहा हूँ, वो आपको भी काट रहा है। ऑन दिस लाइट नोट आज की इस टॉक को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। आलोक जी से जितना भी बात करते हैं, पूरा दिन ही बात करते रहते हैं। फॉर्चुनेटली हम लोग एक ही जगह काम भी करते हैं, और जितना बात करें उतना कम है, क्योंकि एक चीज़ जो मैं अक्सर कहता हूँ लोगों के सामने इनके बारे में, जो मुझे फील होता है, आदमी जीरो पे भी रहता है तो प्लानिंग बहुत हाई होती है। और वो एक सिनेमा था, कभी देखा था अमिताभ बच्चन की, कि आज मेरे जेब में 2 रुपए भी नहीं है और मैं बिल्डिंग करोड़ों की खरीदने जा रहा हूँ। वही कॉन्फिडेंस रहता है इनका जब ये बात करते हैं प्लान को लेके। तो मैं सोचता रहता हूँ, आसपास देखता रहता हूँ कि ना तो रिसोर्सेज हैं ना पैसा है, और ये कहते हैं कल से शुरू करने वाले हैं, और हम मतलब, लेकिन ये हो जाता है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि उनको अंदाजा लगता है और शायद ये मदद करता है, तो ऐसी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। और जो इन्होंने कहा कि लोग आसपास अच्छे रखिए, उससे अच्छे विचार और अच्छी चीज़ें होती है। क्योंकि जैसा कहा कि एक आदमी के पास बात करने के लिए बहुत कुछ होता है, प्लान नहीं होता है, नेक्स्ट डे पूछने पे पता चल जाता है। तो आलोक जी रेलवे कर्मी, रंग कर्मी, फिल्म मेकर, कितने सारे अवार्ड्स तो आपको इसी साल मिल गए हैं फिल्म मेकर के तौर पर। मिल रहा है, ऐसा है, चल रहा है। अवार्ड से मतलब नहीं है, काम से मतलब है। काम से मतलब, काम करिए तो फिर देखिए क्या होता है। काम करते रहिए, कुछ ना कुछ कीजिए, पॉजिटिव वर्क कीजिए, नेगेटिव मत सोचिए, नेगेटिव फैलाइए मत। आप नहीं कर सकते हैं तो चुपचाप रहिए। होता नहीं है, आप कुछ कर लिए, कुछ प्लान कर लिए, बना लिए, और अगला बंदा आपके पास नहीं आएगा, मगर जब बन जाएगा तो बोलेगा अच्छा वो जो चीज है ना वो थोड़ा दाएं होता, ये जो है ना ये इसको यहाँ क्यों लगाए भाई, उधर लगा देते हैं। तो सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत लोग मिलते हैं, और वो करने वाले कोई नहीं मिलेंगे, टाइम पे आएंगे नहीं वहाँ, और बकवास जरूर करेंगे। बिल्कुल। तो भैया ऐसे आदमी से सावधान रहना। बिल्कुल सीधा सा संदेश है। आपको जो अच्छा लगता है आप जरूर करिए। आलोक जी को नाट्य कला पसंद थी, इन्हें लोगों ने शुरुआत के दौर में जो कहना था कहा, लेकिन अब
वही लोग, उनमें से कुछ लोग जरूर होंगे जो कहते हैं कि आलोक कुमार एक रंग कर्मी है और वो मेरे मित्र हैं। ऐसा ही जीवन होता है, हर किसी के लाइफ में यही संघर्ष होता है शुरुआती दौर में। और मैं बहुत बाद में इनसे जुड़ा हूँ, लेकिन मैं जब से जुड़ा हूँ मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, बहुत लोग इंस्पायर्ड हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और यूथ को इंस्पायर करिए आलोक जी। अच्छा लगता है नए लोगों के साथ काम करने में। चलिए, आज ये मेरे इस पॉडकास्ट सीरीज का सबसे फेवरेट एपिसोड रहेगा, क्योंकि मैं इतना लकी हूं कि मैं उनसे आपकी मुलाकात करवा रहा हूं जो अक्सर इसी सेटअप में कैमरे के पीछे दिखाई देते हैं। आज वो सामने हैं, उनसे बात करके आपको हमने सुनवाया इनकी राय, और यही राय हम लोगों को आगे ले जा रही है। थैंक यू सो मच आलोक जी। आने वाले दिनों में एक और गेस्ट के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू। इस बार मैं आपका इंटरव्यू लूंगा।